हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वी आर स्टार्टिंग विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का सेकंड पार्ट। भाई जी, ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है। मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। लेट्स मूव टू अकाउंटिंग एंटिटी। अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि बिजनेस सेपरेट है। अकाउंटिंग एंटिटी क्या बोलता है? बिजनेस सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है अपने ओनर से। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अमोक भाई ने नया बिजनेस शुरू करा, 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में डाले। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? ये लायबिलिटी है, क्योंकि अमोक भाई को वापस करने हैं पैसे, राइट। तो अमोक भाई के लिए क्या हो गया? ये लायबिलिटी में आता है। और अमोक भाई के लिए क्या है? एक इन्वेस्टमेंट है। तो बिजनेस सेपरेट होता है आपके ओनर से। ये मेरी लायबिलिटी में आ गया, बिजनेस की लायबिलिटी में। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब जब भी कोई पैसा आएगा बिजनेस में, तो बिजनेस के हिसाब से एंट्री लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, बैंक अकाउंट टू जिसने भी पैसा दिया मुझे, XYZ। ठीक है। तो यहाँ पे हर एक चीज बैंक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, ओनर सेपरेट है। बिजनेस के हिसाब से दे दो। सोल प्रोप्राइटरशिप में कल को अगर आपके कोई बिजनेस खराब होता है, तो आपके बर्तन भी बेच दिए जाते हैं। पर यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये कहता है कि बिजनेस को आपको अलग रखना पड़ता है, क्योंकि आपके क्रेडिटर्स और एक्सटेंट आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग ही होती है। आपका बिजनेस की औकात क्या है? जितना आपने कैपिटल डाला है। नेक्स्ट मूव टू मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। According to money measurement principles, transactions or events can be measured in terms of money, and they are recorded in the books of accounts of the enterprise. ठीक है। हर एक चीज आपकी मनी के अकॉर्डिंग होती है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन which is not recorded in terms of money, any transactions which is cannot be measured, that cannot be measured in terms of money is not recorded. In terms of money is not recorded. भैया, कोई आपकी ऑनेस्टी, कोई आपकी चीजें, आपकी ह्यूमन रिसोर्स, ये सब नहीं मेजर किया जा सकता है। व्हाट इज मेजर्ड इज आपकी औकात कितनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक एंटरप्राइज के पास 6 ट्रक्स हैं और उसके पास 10,000 स्क्वायर यार्ड लैंड है। ये एडेड नहीं होगा। क्या एडेड होगा? एडेड होगी उसकी वैल्यू। 6 ट्रक की औकात कितनी है? एक फॉर एग्जाम्पल, 10 लाख का एक ट्रक, 60 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, सॉरी 60 लाख रुपए। और 10,000 स्क्वायर फीट लैंड 1 करोड़ का है, तो आपके टोटल एसेट्स कितने हो गए? 1 करोड़ 60 लाख के। तो ये आपकी मेजर करे जाएंगे। ये नहीं कि आपके पास वो कितने हैं, ये कितने हैं, नहीं मेजर करा जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के 2 लिमिटेशंस है कि जो भी ट्रांजैक्शंस जो कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड, जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट हो, आपकी ऑनेस्टी, आपके रिलेशंस जितने भी हो। और आपके मेजरमेंट क्या है? सिर्फ मनी है। आपकी औकात क्या है? सिर्फ मनी है। आपकी स्टैटिक वैल्यू क्या है? आपकी मनी है। भाई, इसी के अकॉर्डिंग ही आपकी दुनिया चलती है। नेक्स्ट दोस्तों, मेरे पास है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। According to accounting principle, the life of an enterprise is broken into small period, ताकि उसकी परफॉर्मेंस मेजर करी जा सके। आप लोगों को पता होगा कि मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है दोस्त। फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल, फॉर एग्जांपल 2023 टू 31 मार्च 2024। तो ये सब क्या है आपका? आपके छोटे छोटे पीरियड्स में आपकी अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर विल, कि भैया ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, आपने इसमें कैसे परफॉर्म किया, ये मेजर करा जाता है। सो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल यही कहता है कि हम अपने एंटरप्राइज को छोटे 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 भाग में बांट देते हैं। समझ में आ गई? तो यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स यही कहता है कि हम छोटी छोटी चीजों में इसलिए बांटते हैं तो ताकि हम इनकम स्टेटमेंट निकाल सकें, हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकें, हम बैलेंस शीट निकाल सकें, और उस पीरियड को हम कभी भी कंपेयर कर सकें। ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चीज को फाइनेंशियल पीरियड में डालना क्यों जरूरी है? इसीलिए ही जरूरी। क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट,
फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स क्या बोलता है? ये कहता है कि कोई भी आपका डिस्क्लोजर हो, ठीक है, दे शुड बी मेड, दे शुड बी मेड ऑफ आइटम्स required under the law or any item which is material। तो हमारे पास ये कहता है देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें हर एक बिल, हर एक चीज अपने हिसाब से डिस्क्लोज करना जरूरी है ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। कंपनी के एक्ट, ये तो पुराना एक्ट है दोस्तों, अब नया एक्ट आ चुका है 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ये कहता है कि हमें हर एक डिस्क्लोजर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देनी चाहिए ताकि कंपनीज अपने मीनिंगफुल तरीके से सारी चीजों को बांट सके, मीनिंगफुल तरीके से अपनी चीजों को आगे लेकर जा सके। ये है मेरा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मूवी देखी होगी तू झूठी मैं मक्कार, उसमें रणबीर कपूर बार बार ये बताते कि मेरी कंपनी लॉस में। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्यों है आपकी कंपनी लॉस में, आपको हर एक कंपनी का टर्नओवर क्यों कम हो रहा है आपको बताना पड़ेगा। आपको फुल डिस्क्लोजर में ये सारी चीजें एज अ सीए बतानी पड़ेंगी कि आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है या क्यों चल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि हमारे पास रिलेटिव इंपॉर्टेंस आइटम्स जितनी भी हैं उनको डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, एन आइटम और डिस्क्लोजर इज मटेरियल if it influences the decision of the maker। ये कहता है कि कोई भी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको मेजर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि जो भी चीज हमारे साथ कंसिडरेशन में है, जैसे हमारे लॉसेस हैं, हमारे प्रॉफिट्स हैं, हमारे कंसेप्ट्स हैं, एक रियलिस्टिक प्रिंसिपल्स के तहत हमें ऐसा दिखाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हों और हम लोग, एक मिनट सॉरी, समय लिंक कर। कोई भी हो तो यहाँ पर एक मिनट सॉरी, मटेरियल प्रिंसिपल में यही कहता है कि कोई भी चीज आपकी मटेरियल हो, आपके इन्फ्लुएंस करे डिसीजंस को, इनको हमारे साथ लेकर चलना जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई भी अगर बिल्डिंग है, आपने 2.5 लाख रुपए की खरीदी है और आपका टर्नओवर सिर्फ 10 लाख का है, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने इतनी पैसों की खरीदी है। पर अगर आपका टर्नओवर फॉर एग्जांपल 15 करोड़ का है और आपने 2.5 लाख रुपए की कोई बिल्डिंग खरीदी है, तो ये आपके लिए मटेरियल नहीं माना जाएगा। आपके लिए कोई छोटी मोटी आइटम मटेरियल नहीं मानी जाएगी, पर एनीथिंग विच इज ऑफ इम्पोर्टेंट वैल्यू आपको उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है अपने मटेरियल अकाउंट में। लाइक फॉर एग्जांपल, तूने आज चाय पी अपने अकाउंट्स में, अरे नहीं डाली चाय तो कोई इतने मुश्किल नहीं है, पर तूने एक पूरी पार्टी करी अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो ये तो डालना पड़ेगा क्योंकि आपकी पार्टी कहीं ना कहीं वो आपके लिए मटेरियल है। ओके, नेक्स्ट। अब मेरे पास आते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट। अब ये प्रूडेंस कंसेप्ट क्या बोलता है? प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स। सिर्फ ये नहीं एक शेख चिल्ली की तरह आप लगे हुए हो पूरे प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने में। आप सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करो, आप सबसे पहले अपने सारे लॉसेस को कैलकुलेट करो, आप अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करो। सर आपने बिजनेस खोला, आप ये देखोगे आपके खर्चे क्या है, आपका डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, आपके पास कोई सीक्रेट रिजर्व्स है, आप अपने खर्चे देखिए, आप अपनी चीजों को देखिए। ये नहीं अरे मैं यहां से कमाऊंगा, मैं यहां से कमाऊंगा। ये कहता है इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल द लॉसेस, पर सारे प्रॉफिट्स को मत देखिए।
ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी रियलिस्टिक प्रिंसिपल्स को या पिक्चर को देखता है, और यही पिक्चर आपको अच्छे तरीके से मेजर करते हुए चलता है। क्या ये बात सही? नेक्स्ट आ जाइए, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट, asset is recorded in the books of price at the price paid to acquire the land. आप अपने यहाँ पर जो भी आपने अपने कोई भी एसेट खरीदा है, ठीक है, वो आपको उसी प्राइस पे ही रिकॉर्ड करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने एक गाड़ी खरीदी अपनी कंपनी के लिए। मेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम है फॉर एग्जांपल, तो मैंने एक बस खरीदी। तो ये जो एसेट है, दैट इज रिकॉर्डेड एट द वैल्यू एट द परचेज बट इज रिड्यूस्ड इन द वैल्यू बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। आपको अपने एसेट को वहीं पर ही कैलकुलेट करना है जो अपनी एग्जैक्टली वैल्यू को देते हुए चले। ये बताता है कि जो आपका प्राइस है जिस पे आपने लिया है, उसी प्राइस पे ही अपनी चीजों को लेकर चले। एसेट जब आप लेकर चलते हो तो धीरे धीरे करके आप अपने डेप्रिसिएशन निकालते हैं, और डेप्रिसिएशन आप किसी भी निकालते हैं जिस वैल्यू पे आपने खरीदा था। तो कॉस्ट कंसेप्ट यही कहता है अपना कॉस्ट हमेशा मेजर करें जो प्राइस पे आपने खरीदा। लाइक फॉर एग्जांपल, एक एसेट आपने खरीदा 5 लाख रुपए का। कितने का बेटा? 5 लाख रुपए का। और जब आप अपना फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, तो फॉर एग्जांपल ये एसेट अब 4 लाख रुपए का हो गया, तो आप यही बताएंगे कि आपने 5 लाख का खरीदा था, अब इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करी है 4 लाख होकर। तो आपको ये डेप्रिसिएशन अलग से डालना है, पर अपनी ओरिजिनल वैल्यू जरूर डालनी है। नहीं, बुक वैल्यू आपकी 5 लाख की रहेगी, वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू आपकी 4 लाख होगी। आपको बुक वैल्यू हमेशा वही लिखनी है जिसपे आपने खरीदी थी, तो वो आपको डालनी बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कॉस्ट जो इनकर टू अर्न रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन विच द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज अर्न। कहने का मतलब क्या है कि भाई जी, मैंने जो भी एक्सपेंसेस करे हैं रेवेन्यू कमाने के लिए, एक्सपेंसेस कैसे? लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज दी है, मैंने अपने जो लैंड का रेंट दिया है, मैंने अपने क्या कहते हैं कैपिटल में इंटरेस्ट दिया है। तो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने कमाए हैं, मेरे कमाने में जो मेरे खर्चे हुए हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल, मेरा 31 मार्च 2024 तक रेवेन्यू था 5 लाख, और मेरे एक्सपेंसेस हैं 30th अप्रैल 2024 तक मेरे हैं 3 लाख। तो भाई जी, मैं 2024 तक का नहीं लूंगा, मैं 31 मार्च 2024 तक कैलकुलेट करूंगा कि मेरे कितने हैं, और यही मेरा बताता है मेरा मैचिंग प्रिंसिपल। लाइक फॉर एग्जांपल, 31 मार्च 2024 को मेरे एक्सपेंसेस 2.5 लाख है, तो जब तक मेरा रेवेन्यू कैलकुलेट हो रहा है, जितना भी मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, उसी के हिसाब से मैचिंग प्रिंसिपल्स भी कैलकुलेट करोगे। जितना रेवेन्यू कमाया है उतने एक्सपेंसेस। आपके अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे होते हैं। आपको एक्रूअल बेसिस बताया था ना, कि मतलब जब आपने ट्रांजैक्शन करी थी उसी दिन ही आपका रिकॉर्ड होता है, तो एक्सपेंसेस भी आपके रेवेन्यू के हिसाब से ही चलते हैं। तो मैचिंग प्रिंसिपल यही कहता है कि जब आप अपना रेवेन्यू कैलकुलेट करें, उसी के अकॉर्डिंग ही अपना एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट करते हुए चलें। ये हो गया मेरा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग कंसेप्ट में हमें एक चीज और देखनी बहुत जरूरी है, कि जब भी मेरे पास कोई भी आइटम आपका रेवेन्यू का रिकॉग्नाइज्ड हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रेवेन्यू कमाया है, तो मेरे को उसी टाइम के अपने एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो यही बताता है ना कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अगर आपके एक्सपेंसेस हुए हैं रेवेन्यू कैलकुलेट करने में, आप नेक्स्ट पीरियड में नहीं लेकर जा सकते, आपको उसी ईयर में ही अपना शो करना पड़ेगा। Like for example, if an expense against which the revenue will be earned in the next period, the amount is carried to the next period. अब for example मेरे expenses अगर next year, तो revenue मेरा next में ही होगा। If an amount is received during the year but against it a service to be rendered to be sold in the next year, the amount received will be treated as revenue in the next year. Like for example, मैंने अभी तक किसी को माल नहीं दिया है या सर्विस नहीं दी है, तो मेरे को अभी सर्विस देनी है, तो मेरे एक्सपेंसेस भी उसी टाइम ही शो करेंगे, अभी नहीं दिखाएंगे मेरे एक्सपेंसेस को। तो ये मेरा मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जब आपका पीरियड में रेवेन्यू हो, तभी आपके एक्सपेंसेस भी उसी टाइम के मैच करने चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मेरा डुअल प्रिंसिपल। डुअल कंसेप्ट ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो एंटरप्राइज में आई है, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड।
Debit side should always be equal to credit side. Every side, debit side has a equal credit side और वाइस वर्सा. और एक मेरे पास ये फॉर्मूला दूसरा बताता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ये आपके चैप्टर नंबर 5 में हम लोग यूज करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में. ये कहता है कि जो भी मेरे एसेट्स होते हैं वो मेरे कैपिटल, कैपिटल क्या हो गए, जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा गया पार्टनर्स के द्वारा या इंडिविजुअल के द्वारा, प्लस मेरी लायबिलिटीज, इन दोनों को ऐड करूंगा. क्या एसेट अलग है, एसेट को तभी तो उसने अलग लिखा. एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, क्या हो गया, जो कंपनी में पैसा डाला है. मैंने बताया ना अभी पीछे प्रिंसिपल में कि मेरा जो इंडिविजुअल जब पैसा डालेगा तो मेरी कंपनी के लिए तो लायबिलिटी होगी ना उनको वापस करने. कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट. और हमेशा एसेट और लायबिलिटी बराबर होनी चाहिए. क्या ये बात समझ में आ गई? ये कौन सा कंसेप्ट है? डुअल कंसेप्ट. डुअल कंसेप्ट के बाद हम लोग आते हैं दोस्तों रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. वो कहता है अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, revenue is considered to have been realized when the transaction has been entered into and the obligation has been established. वो कहता है कि जब भी हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, रेवेन्यू तभी रियलाइज होता है जब ट्रांजैक्शन में एंटर हो गया और आपका अमाउंट स्टैब्लिश हो गया. अभी हमने पीछे पढ़ा था ना एक्रूअल में कि हमारे पास जब पैसा आ जाता है तभी हम मानते हैं. रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी यही कहता है, तेरा रेवेन्यू में तभी मानूंगा जब तेरे पास पैसा आ जाए. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तेरे पास कोई सेल्स है, ठीक है, तेरे पास कोई सेल्स हुई है फरवरी 2022 में, ये तेरी सेल्स हुई है, तो ये सेल से क्या कैलकुलेट हुआ तेरा रेवेन्यू. और तेरे को जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो कब हुआ है? अप्रैल 2022. तो सेल्स तेरी फरवरी 2022 में ही लिखी जाएंगी. तेरी सेल्स कब लिखी जाएंगी? 2022 में. अमाउंट भले बाद में आया कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ये तो आपने ऐसा नहीं कराया था। हाँ बता दो था मैं तो, एक्रूवल में ही है. मतलब हाँ हाँ, मैंने बताया था लास्ट उसमें भी कि मेरे पास, आपके पास यही बताता है क्रूअल कंसेप्ट में कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू वेदर अमाउंट इज एक्सचेंज और नॉट. तो वहां पर क्या था, आपका जब टाइप की सेल हुई है तभी आपको मानना पड़ेगा. यहाँ पर भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन में भी यही बात बोलता है. ओके जी. और लास्ट में है मेरा वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट कि ट्रांजैक्शन आपके एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड होती है. वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कहता है अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस. कोई अपने हिसाब से मत करिए अकाउंटिंग को. अकाउंटिंग हमेशा बायसनेस से फ्री होनी चाहिए. मेजरमेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन वेरिएबल आर रिकॉर्डेड एज ऑब्जेक्टिव. आप जो भी कर रहे हो, जो भी डाल रहे हो, वो आपके हर एक चीज वेरीफाइड होनी चाहिए. ये नहीं कि अपनी मर्जी से कोई फिगर डाल रहे हैं. गाड़ी 8 लाख की, तू दिखा रहे 4 लाख की टैक्स बचाने के लिए. नहीं, आपके पास कोई भी अगर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके पास आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास कैश मेमो होना चाहिए, आपके पास इनवॉइसेस होने चाहिए, आपके पास सेल्स बिल होना चाहिए. आप जबरदस्ती की सेल दिखा रहे हो लोन लेने के लिए सरकार से, अरे भाई आपके पास सेल दिखाई भी तो होनी चाहिए. कहाँ है पैसा, खा गए क्या? आपका ये कौन सा कंसेप्ट है? वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट. यहीं पर ही मेरे सारे खत्म होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट.